नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित अवतार क्वेश्चन बैंक के कुछ अति महत्वपूर्ण फास्ट ट्रैक रिवीजन को, जो क्लास 12 से संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों। और ये फिजिक्स में हमेशा आपका जो सेकंड पार्ट होता है उसके फर्स्ट नंबर चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन से संबंधित होता है। लेकिन आपका जो प्रकाश का परावर्तन है उसको हटा दिया सिलेबस से, क्योंकि 30% डिस्काउंट जो हुआ है उसी में निकाल दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो अपवर्तन आपका पार्ट है उसको लिया गया है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन है उसको ही बस पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने होने की ज़रूरत नहीं है। और ये वादा करते हैं आपको कि एक ही वीडियो में सारे जो टॉपिक होंगे उनको सबको हम कवर करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोज जो अपलोड हो वो तुरंत आपको मिले। ठीक है, तो चलिए हम फास्ट रिवीजन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक, अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि थोड़ा इसको पतला करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मोटा चल रहा है। और कलर आप बताइए कौन सा कलर यूज करें ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए इसको हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं यही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आपको हल करने का प्रयास करते हैं। ये देख पा रहे हैं कि मोटा ही चल रहा है, इसलिए इसको पतला करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बिना देर किए हुए। अब आइए अपने मेन मुद्दा पर। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ हेडिंग्स दिया गया है जिसको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देख पा रहे हैं कि आपके हेडिंग दिया जा रहा है। जो फर्स्ट हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का, उसमें पहला ही हेडिंग आपका है कि प्रकाश एवं प्रकाश का स्रोत। ठीक है, यानी प्रकाश एवं प्रकाश का स्रोत आप क्लास 10 में लगभग पढ़ चुके होंगे, और 12 में भी ये फर्स्ट चैप्टर है कि प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। तो प्रकाश के बारे में हमने बताया भी था। यहाँ पर कुछ इसके अनुसार दिया गया है, उसको आप जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक है, और कह रहा है कि इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इसका मतलब आप सीधा कह सकते हैं कि प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाते। दूसरी बात कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो ऐसा स्रोत जहां से हमें प्रकाश मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। क्लियर, ये बता सकते हैं आप। ठीक है, जैसे में इत्यादि चीज़ें हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है, तारे हैं। ठीक है, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। या कृत्रिम जैसे स्रोत है, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सब बनाए हुए हैं, जैसे मानव ने इसको बनाया है। ठीक है, ये सब बता सकते हैं आप। ठीक, आपका एक हेडिंग क्लियर हो गया। लगभग उम्मीद और विश्वास करते हैं कि आपका एक हेडिंग क्लियर हो गया। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो ये 5 जनों को जरूर शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो का मतलब आप संकल्प कर लीजिए कि 5 जनों को भेजेंगे, और उन मेरे भाई बहनों के पास भेजिएगा जो कोरोना वायरस के चलते बढ़िया से तैयारी कर नहीं पाए हैं। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सके। ठीक, अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपका दिया है यहाँ पे प्रकाश के गुण। ठीक, प्रकाश के गुण क्या है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें फर्स्ट नंबर जो गुण दिया रहा है, कह रहा है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, बल्कि ये क्या करता है, अनुभव कराता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब सेकंड नंबर जो है, प्रकाश के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है इसको गमन होने के लिए। ठीक, चाहे निर्वात रहे, चाहे वायु रहे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर अगला दे रहा है कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये चलती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये चलती है तो अनुभव होता है, हमें एहसास होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इसका मतलब ये है कि चुंबक जैसे मान लीजिए उसका क्षेत्र होता है तो पता नहीं चलता है, हमको दिखाई नहीं देता है, परंतु उसके आसपास में जब लोहे को लेकर जाते हैं हम तो लगभग खिंचाव आने लगता है या प्रतिकर्षण या आकर्षण होने लगता है। ठीक है, अब अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि समय उतना है नहीं आपके पास और मेरे पास भी नहीं है। अब यहाँ पर है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन से आप संबंधित बहुत सारी चीज़ों को जान चुके हैं। ये परावर्तन तो आपको पढ़ना नहीं है, परावर्तन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यहाँ पर देख पाए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के प्रत्यकारी तल पर अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित होता है। इस घटना को प्रकाश का यहाँ पर अपवर्तन कहते हैं। ठीक, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा समझ लीजिए यूँ, ये फिगर के माध्यम से। ठीक है, अब फिगर के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है, ये M1 M2 क्या है, ये कोई चिकना या पारदर्शी तल है। इसका मतलब ये है कि इस यहाँ पर 2 माध्यम है, कि ऊपर जो माध्यम है वो वायु है, विरल माध्यम है मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे जो है वो कांच है, यानी सघन माध्यम है। ठीक है, इसका मतलब सघन और विरल का मतलब ये होता है कि जो सघन होता है उसमें जो क्या होते हैं, उसका घनत्व तो ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो विरल होता है उसका घनत्व तो कम होता है, यानी उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अविलंब है, तल के जो लंबवत होता है, और ये जो है वो तल है आपका। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों,
पूर्णतया इसको जो बना रहे हैं उसको देखिएगा ध्यान से। ये मान लीजिए कांच है, ठीक है। अब इसमें जब पूरी कोई प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी तो देखिए ध्यान से आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसको सीधा इस तरह से जाना चाहिए ना, बट देख रहे हैं कि ये क्या हो रही है, अविलंब की ओर झुक जा रही है। अविलंब की ओर झुक रही है तो इसका मतलब यही हुआ कि ऊपर एक दूसरा माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है, यानी ऊपर आपका जो है वायु है यानी विरल माध्यम है और नीचे जो है सघन माध्यम है कांच है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण, यानी कहने का मतलब ये है कि प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा पूछा जाएगा आपसे, तो आप बस इतना ही बताइएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पृथककारी तल से कुछ विचलित हो जाती है या मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इस तरह से आप बता सकते हैं। बिल्कुल। अब दो कंडीशन इसका होता है जो कि इसमें दिया नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है, क्लियर तरीके से। यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर झुकती है मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा जो होता है, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है, ठीक। ये दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको पूछा भी जा सकता है बहुविकल्प के रूप में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न गंवाते हैं और अगले पेज को ओपन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आपको सुविधा के लिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके, इसके लिए हम आपको स्क्रीन को बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब इसमें दे रहा है कि नियम दो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों अपवर्तन के, ठीक है। अपवर्तन के कारण नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अगर कारण पूछा तो उसको भी हम बताते हैं कि क्यों अपवर्तन होता है, ठीक। इसका मतलब कारण भी चलिए थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके, ठीक है। तो आखिर अपवर्तन होता क्यों है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक माध्यम है कांच और दूसरा माध्यम है वायु, तो इन दोनों के जो माध्यम है इसके घनत्व डेंसिटी जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसमें प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इसलिए क्या होता है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो तल होते हैं वो क्या होने लगते हैं, तो इधर उधर भटकने लगते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल कई एग्जाम्पल्स भी होते हैं इसके, जैसे पेंसिल को आप डालते हो पानी से भरे हुए किसी बीकर में या मान लीजिए ग्लास में, तो पेंसिल को अभिलंबोत न डाल के किसी एंगल पर डालेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में पेंसिल की नोक टूटी हुई दिखाई देगी, ठीक है। दूसरी बात होती है कि मान लीजिए कि कोई तालाब उसमें सिक्का गिरा हुआ है तो पानी उसमें कुछ है तो लगेगा कि बहुत नज़दीक है, ठीक है। इस टाइप से आप बता सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, तारे भी टिमटिमाते हैं, जो वो किस आधार पर टिमटिमाते हैं, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही है, ठीक है। अपवर्तन तो इसमें है नहीं, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो इसके नियम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और एक इसका प्रकाश का जो द्वितीय नियम होता है उसको स्नेल के नियम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट नंबर देख रहे हैं कि आपतित किरण। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपतित किरण, ये तो दुनिया भर के घुमाएगा आपको, हम सिंपल बता दे रहे हैं, ठीक है। सीधा बता देंगे आपतित किरण। देख रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, जैसे आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बस दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई तथा देख रहे हैं आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर, दोनों की ज्या जो होती है या ज्या की अनुपात जो होती है वो एक नियतांक होती है। इस तरह से हम बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब नियतांक भी अगर पूछा जाए आपसे कि किसे कहते हैं तो आप नियतांक भी याद कर सकते हैं इसके माध्यम से। क्यों, कारण ये है कि आप बताएंगे आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर के अनुपात को नियतांक कहते हैं, ठीक है। नियतांक को हम कैपिटल एन द्वारा स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक अगर पूछेगा तो 1n2 लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1n2 का मतलब क्या होता है, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष चाहे निरपेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, राइट। इसको लैम्डा V1 V2 से भी प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से प्रदर्शित करते हैं, N1 N2 से भी प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नोट में यहाँ नीचे लिख रहा है कि इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, राइट। स्नेल का नियम भी हम कहते हैं, ठीक है। बाकी फालतू ये सब चीज़ों को छोड़िए, ये सब बकवास है, ये आए होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेन पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम कि बिल्कुल यहाँ पर प्रकाश का उत्क्रमणी का सिद्धांत ये तो आ सकता है, बिल्कुल उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों। इसको थोड़ा फास्ट तरीके से फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं तो इतना देर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट आपको बता दें, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरण वापस उसी माध्यम में आए तो इसका मतलब क्या होती है, वो बिना मार्ग बदले उसी माध्यम में वापस उसी तरह से आती है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से प्रकाश किरणें कोई जाती है उसी तरह से निकल जाती है, ठीक है। आप वापस लौटती भी उसी माध्यम में है, तो इसका मतलब ये होता है प्रकाश को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक। ये हेडिंग क्लियर हुआ। अगले अब टॉपिक पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बाकी सब छोड़िए, ये सब चीज़ों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये वही समझा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, गुटके से प्रकाश का अपवर्तनांक का प्रतिबिंब। इसका मतलब देखिए एक सूत्र आपका होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देख रहे हैं, कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। ये देखिए गुटके का अपवर्तन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये विस्तृत तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी पैटर्न में दिया भी होगा। लेकिन हम जो चीज़ें बता रहे हैं आपको, अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। अपवर्तन तो आप जान रहे हो, लेकिन पार्श्विक विस्थापन क्या होता है इसको आप नहीं जान रहे हो, ठीक है। तो इसको हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं और इसको बताने का प्रयास करें, क्योंकि इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है पार्श्विक विस्थापन को, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है कि किसी आयताकार गुटके के अपवर्तित तथा निर्गत किरण समांतर प्रकाश की किरणों के माध्यम की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब आप इतना भी याद मत रखिएगा, आप बस सूत्र को याद रखिएगा। पार्श्विक विस्थापन बराबर क्या होता है, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, और टी साइन थीटा स्मॉल ब्रैकेट में स्मॉल आई माइनस आर अपान कास आर, राइट। इस तरह से आप इस
सूत्र को याद रखिएगा और आप बनाकर लिख दीजिएगा। टी क्या है, तो आयताकार गुटके की मोटाई है। आई क्या है, यहाँ पर आपतन कोण है, और आर क्या है, अपवर्तन कोण है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद करते हैं आशा और विश्वास के साथ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट। अब आगे अगले नंबर यहाँ पर हेडिंग पर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आ भी गया, जिस चीज़ के बारे में हम शुरू में चर्चा कर रहे थे, हमको लगा कि दिया ही नहीं है, वो चीज़ भी इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण देख रहे हैं। पहला दिया है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि तारों का टिमटिमाना। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व वास्तविक सूर्यास्त के कुछ मिनट पश्चात दिखाई देना, ठीक है, इस चीज़ है। फिर क्या रहा है, जल में डूबी हुई पेंसिल का मतलब टेढ़ा प्रतीत होना या टूटी हुई प्रतीत होना, ये भी आपको मतलब ये सब के सब क्या है, तो अपवर्तन पर आधारित ये क्या है, घटनाएं हैं। अब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ स्नेल का नियम। समय को थोड़ा देख लें, समय कितना हो रहा है आपका, 10 मिनट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। फास्ट रिवीजन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको होना चाहिए। यहाँ पर दे रहा है क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इन दोनों चीज़ों को बहुत ही भली भांति आपको अच्छा से समझना होगा। चलिए पहले इसके माध्यम से समझा लेते हैं, उसके बाद अपने माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है तथा शेष भाग परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तथा अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाती है। यह सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान आई गुना बढ़ जाता है, जिसे यहाँ पर कर रहा है शेष जो भाग होता है वो अपवर्तित कोण को 90 डिग्री हो जाती है, तो इसका मतलब क्रांतिक कोण। इतना बकवास समझने से बढ़िया है कि मेरा एक बकवास समझ लीजिए, वो हमेशा के लिए आपको बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। बस फालतू चीज़ों को छोड़िए, यहाँ पर इतना जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फिगर भी बना रहा है, देखिए ये एकदम शांति से ध्यान दे करके इसको पढ़ लीजिएगा, इत्मीनान से बेअंदाज होकर मत पढ़िएगा ताकि आपको समझ ना आ सके, ठीक है। यहाँ पर दिखा भी रहा है विलंब है, यानी देख रहे हैं ये यहाँ पर देख रहे हैं कि माध्यम 1 है, माध्यम 2 है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री कोण बना दिया, यहाँ पर 0 डिग्री बना रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आई कोण यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री से विचलित हो रहा है, तो 90 डिग्री जैसे आएगा वैसे जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल इधर नीचे आने लगेगा, और जब टोटल नीचे आने लगेगा यानी अंदर परिवर्तन अपवर्तन होने लगेगा, तो सीधा हम कह देंगे कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, राइट। बिल्कुल जैसे मान लीजिए हीरे का चमकना, हीरा चमकता है ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर ही चमकता है। चलिए ये सब छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये सब मालूम है आप लोगों को। यहाँ पर मेन आपका जो उद्देश्य है वो ये याद करना है, ये संबंध स्थापित करना है कि क्रांतिक कोण IC तथा माध्यम के अपवर्तनांक N में संबंध क्या है, राइट। इस चीज़ को आप समझ लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को आसानी से बता दे रहे हैं, ये कठिन कर दिया है, कोई मतलब नहीं बनता है, पर हम आसान बना दे रहे हैं। कह रहा है कि यदि विरल माध्यम को माध्यम 1 से तथा सघन माध्यम 2 में से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियमानुसार सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, देखिए 2n1 यानी 2n1 = sin c अपन sin 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब sin 90 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, तो sin c अपन 1 होगा, इसके मतलब 1 2n1 = sin c हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं संबंध। यानी आपसे पूछ दे कोई तो संबंध भी हम बता सकते हैं किसमें, क्रांतिक कोण IC में तथा माध्यम का अपवर्तनांक में, दोनों में संबंध क्या होता है। तो आप बस इतना बताइएगा, लंबोदर की भांति इतना मतलब दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 2n1 = sin c, बस इतना ही बता देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, और दीजिए मेरे को इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।